एक पल के लिए सोचिए, अगर हम अभी जहाँ भी हैं बस अपने हाथ को ध्यान से देखें, ये बिल्कुल ठोस लगता है ना? हाँ, बिल्कुल ठोस। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये एक मजबूत फिजिकल चीज है जिसका अपना एक वजन है। लेकिन बॉब प्रॉक्टर का एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है इस बारे में। अगर हम इसी हाथ को एक बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो हमें वहां कोई ठोस चीज नहीं दिखेगी। वहाँ कुछ सॉलिड होगा ही नहीं। एग्जैक्टली वहां स्किन या हड्डी नहीं होगी, हमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटिंग एनर्जी का एक गुच्छा दिखेगा जो लगातार घूम रहा है, थिरक रहा है। दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हमारी आंखों को दिखती है। सही कहा, ये पूरी तरह से ऊर्जा का यानी एनर्जी का एक अनंत समुद्र है। और आज के इस गहन चर्चा में, इस डीप डाइव में, हम द क्रिएटिव पावर ऑफ द यूनिवर्सल माइंड से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प सोर्सेस को खंगालने वाले हैं। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि क्वांटम फिजिक्स और पुराने स्पिरिचुअल लॉज आखिर कैसे एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं और कैसे हर एक विचार इस ब्रह्मांड में एक तीव्र शक्ति के रूप में काम करता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अक्सर साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच के इन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझना थोड़ा हेवी लगता है। पर आज हम इन्हें बिल्कुल आसान शब्दों में डिकोड करेंगे। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये ऐसी जानकारी है जो किसी भी इंसान के रोजमर्रा के जीवन और सफलता को जड़ से बदल सकती है। ये बहुत ही फिटिंग शुरुआत है इस टॉपिक की। और इस डीप डाइव का सबसे रोमांचक हिस्सा यही है कि हम ठोस फिजिकल दुनिया के इस भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टर बेन जॉनसन और जॉन एसराफ के जो विश्लेषण है वो इस बात पर जोर देते हैं कि चाहे वो एक विशाल समुद्र हो, आसमान में चमकता हुआ कोई तारा हो या हमारा खुद का शरीर, सब कुछ एक ही चीज से बना है। लिटरली एक ही मूल तत्व से, और वो है एनर्जी। हम अक्सर अलग अलग आकारों में उलझ जाते हैं, पर रूट लेवल पर यूनिवर्स में मैटर जैसा कुछ है ही नहीं। और बॉब प्रॉक्टर की वो दूसरी बात, हाँ, वो पावर प्लांट वाली, बिल्कुल, वो किसी के भी दिमाग को हिला सकती है। उनके अनुसार एक आम इंसान के शरीर में इतनी पोटेंशियल एनर्जी छिपी होती है कि अगर उसे टैप किया जा सके तो उससे एक पूरे शहर को लगभग एक हफ्ते तक रोशन किया जा सकता है। एक पूरे शहर को एक हफ्ते तक? हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि हम सब अपने अंदर एक चलता फिरता पावर प्लांट लेकर घूम रहे हैं। वेट, ये शहर को रोशन करने वाली बात थोड़ी देर के लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी मुझे। अगर किसी एक इंसान के अंदर इतनी मैसिव एनर्जी है तो लोग अक्सर थके हुए क्यों रहते हैं? मंडे मॉर्निंग को उतने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है अगर हम एक पावर प्लांट है तो? और देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा ट्रांसमिशन और हमारी कॉन्शियस डिजायर्स अक्सर अलग अलग दिशाओं में भाग रहे होते हैं। मतलब हम चाहते कुछ और हैं और अंदर से महसूस कुछ और करते हैं। एग्जैक्टली। जैसे एक एडवांस ट्रांसमिशन टावर हर वक्त सिग्नल्स भेजता है और रिसीव करता है, इंसान का दिमाग बिल्कुल वही काम करता है। हम हर वक्त एक फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे होते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारी सबसे गहरे विचारों और हमारी कोर फीलिंग्स से तय होती है। तो अगर कोई इंसान अंदर से डर या इनसिक्योरिटी महसूस कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डर की ही होगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इंसान एक वॉकिंग मैग्नेट है, वो फ्रीक्वेंसी मैच करने वाली चीजों को ही खींचेगा। थकान इसलिए लगती है क्योंकि हमारी इंटरनल एनर्जी हमारे ही खिलाफ हमारे फियर्स को फ्यूल करने में ड्रेन हो रही होती है। ओह वाओ, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि हम अपनी ही बैटरी को गलत एप्स चलाने में ड्रेन कर रहे हैं। इससे एक बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पैदा होता है। अगर हमारा शरीर लगातार एक फ्रीक्वेंसी भेज रहा है तो इस वक्त इसी एग्जैक्ट पल में एक इंसान किस तरह की सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है? ये सच में खुद से पूछने लायक सवाल है। अगर मैं लगातार फ्रस्ट्रेशन ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ तो लाइफ मुझे फ्रस्ट्रेटेड लोग ही लाकर देगी। तो बेसिकली फिजिकल रियलिटी एक इल्यूजन है और असलियत में हम जिंदा मैग्नेट्स हैं जो इनविजिबल सिग्नल्स के थ्रू अपनी दुनिया शेप कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस फ्रीक्वेंसी के खेल को अब सिर्फ फिलॉसफी नहीं मानती, मॉडर्न साइंस भी अब इसके साथ पूरी तरह लाइन हो रही है। डॉक्टर जॉन हैगलिन, जो कि एक रिनाउंड क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, उनका कहना है कि क्वांटम मैकेनिक्स इस बात की पुष्टि करता है कि ये ब्रह्मांड मूल रूप से विचारों यानी थॉट से उत्पन्न हुआ है। थॉट से मतलब मैटर बाद में आया? हाँ, क्वांटम लेवल पर जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखते हैं
तो ऑब्जर्वर का इंटेंशन ही उस पार्टिकल का बिहेवियर डिसाइड करता है। यानी मैटर असल में सॉलिड है ही नहीं, ये कंडेंस्ड थॉट है, एक ठोस रूप में बदला हुआ विचार। ये तो सच में हैरान करने वाला है। डॉक्टर हैगेलिन के हिसाब से हम सिर्फ अपनी किस्मत का इंतजार करने वाले पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं हैं, बल्कि हम इस ब्रह्मांड के एक्चुअल क्रिएटर्स हैं। हम अपनी चेतना के थ्रू रियलिटी को मोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि एक तरफ कटिंग एज क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि हम क्रिएटर्स हैं, और दूसरी तरफ सदियों पुराने टेक्स्ट्स में भी एग्जैक्ट यही बात लिखी है। बिल्कुल। चार्ल्स हैनल ने लगभग 1 सदी पहले यूनिवर्सल माइंड का कॉन्सेप्ट दिया था। उनके अनुसार एक यूनिवर्सल माइंड यानी एक अनंत मस्तिष्क है, और इस यूनिवर्सल माइंड में भविष्य के सभी आविष्कार, सारा ज्ञान पहले से ही मौजूद है। ये मुझे सच में माइंड ब्लोइंग लगता है। ये है भी माइंड ब्लोइंग। इसका मतलब है कि नए आइडियाज कहीं बाहर से पैदा नहीं होते। कोई भी बड़ा आविष्कार ले लीजिए, इंटरनेट, एआई या एयरप्लेन्स, ये सब उस यूनिवर्सल माइंड में एक पॉसिबिलिटी के रूप में पहले से थे। इंसान अपनी इमेजिनेशन के जरिए वहां से उन्हें पुल करता है। एक तरह से हम आइडियाज को एक मैसिव कॉस्मिक क्लाउड स्टोरेज से डाउनलोड करते हैं। ये क्लाउड स्टोरेज वाला एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे क्लाउड में अनंत डेटा होता है, बस सही एक्सेस कोड होना चाहिए। तो यहाँ एक गहरा सवाल ये उठता है, अगर हर सॉल्यूशन पहले से ही उस यूनिवर्सल माइंड में मौजूद है, तो एक आम इंसान उस अनलिमिटेड खजाने तक अपनी सोच को कैसे पहुंचा सकता है? सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके। बिल्कुल। इसका जवाब छुपा है हमारी फोकस की क्वालिटी में। जब किसी इंसान की सोच बिना डर के किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करती है, तो वो उस यूनिवर्सल माइंड के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेता है। ये बिल्कुल रेडियो डायल को सही स्टेशन पर ट्यून करने जैसा है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आइडिया अचानक दिमाग में फ्लैश होता है, जिसे हम आहा मोमेंट कहते हैं। वो दरअसल एक सक्सेसफुल डाउनलोड होता है। ये इतना फैसिनेटिंग पर्सपेक्टिव है। तो बेसिकली साइंस कहती है हम क्रिएटर्स हैं, और स्पिरिचुअलिटी कहती है यूनिवर्स एक बड़ा माइंड है, हम सब उसे एक ही क्लाउड नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन एक सेकंड, अगर हम सब एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं, तो फिर ये इतना भेदभाव, इतनी जेलसी और इतना एक्सट्रीम कंपटीशन कहाँ से आ जाता है? अगर हम एक हैं, तो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये कॉन्ट्रडिक्शन ही तो इंसानी दुख का सबसे बड़ा कारण है। जॉन असराफ इस पर बहुत गहरी बात कहते हैं। उनका कहना है कि इस यूनिवर्स में अंदर और बाहर जैसा असल में कुछ होता ही नहीं है। मतलब सेपरेशन एक भ्रम है। सही कहा। ये सेपरेशन एक भ्रम है जो हमारी फिजिकल सेंसेस ने पैदा किया है। सच्चाई यह है कि सब कुछ और सब लोग एक ही इंटरकनेक्टेड एनर्जी फील्ड है। हम सब एक हैं। इस बात का सबसे तीखा सबूत यह है कि जब भी किसी के अंदर किसी और के बारे में नेगेटिव विचार आते हैं, तो असल में सिर्फ उसी का नुकसान होता है जो वह सोच रहा है। होल्ड ऑन, अगर कोई सुबह ट्रैफिक में ड्राइविंग करते वक्त मुझे कट करके निकल जाए और मैं उस पर गुस्सा करूं, तो वो ड्राइवर और मैं एक ही एनर्जी फील्ड है, और उस पर गुस्सा करना खुद पर गुस्सा करने जैसा है। अगर हम इसको एक बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें, तो बिल्कुल यही सच्चाई है। जब कोई दूसरे पर गुस्सा करता है, तो उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती है, उसकी खुद की रियलिटी बिगड़ती है, क्योंकि यूनिवर्स लेवल पर कोई दूसरा है ही नहीं, सब एक ही ओशन के ड्रॉप्स हैं। और इसीलिए कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो मूल रूप से डर और कमी की मानसिकता से आता है, लैक मेंटालिटी से। कि दूसरे को मिल गया तो मेरे लिए नहीं बचेगा। एग्जैक्टली। कंपटीशन इस गलतफहमी पर टिका है कि सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन यूनिवर्सल लॉस के अनुसार यूनिवर्स की सप्लाई इनफिनाइट है। जब कोई इंटेंसली कंपीट करता है, तो वो यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहा होता है कि मेरे पास कमी है। नतीजा ये होता है कि वो और ज्यादा स्ट्रगल को अट्रैक्ट करता है। हमें कंपटीशन को छोड़कर क्रिएशन पर फोकस करना चाहिए। ये लैक मेंटालिटी वाला पॉइंट कितना सच है। कंपटीशन सोसाइटी ने हमारे अंदर बचपन से फीड कर दी है। तो क्या जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी और को हराना सच में जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हम अपने लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता क्रिएट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, कंपटीशन खुद से लड़ने जैसा है। हम सब एक हैं, पर क्रिएशन मोड में आने के लिए इंसान को प्रेजेंट में रहना होता है, और हमारा दिमाग तो हमेशा पुरानी बातों में उलझा रहता है। इस रुकावट को कैसे दूर करें? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। लोग अपने अतीत को, अपनी पुरानी नेगेटिव स्टोरीज को अपना आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैक कैनफील्ड का एक बहुत प्रभावशाली एग्जाम्पल है। उन्होंने बताया कि ग्लोबली लगभग 85% परिवार किसी न किसी रूप में डिसफंक्शनल होते हैं, यानी ऑलमोस्ट हर किसी के पास कोई ना कोई बचपन का स्ट्रगल होता ही है।
तो पास्ट को ब्लेम करना इजी है? बहुत आसान है। कैनफील्ड ने खुद अपनी लाइफ में बहुत अब्यूज सहा था, पर उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि सवाल ये नहीं है कि अतीत में क्या बुरा हुआ, उस पास्ट को बदला नहीं जा सकता। सबसे जरूरी सवाल ये है कि अब हम क्या चुनते हैं। अगर कोई लगातार अपने पास्ट की तकलीफों पर ध्यान केंद्रित करता रहेगा तो वो आने वाले कल में वैसी ही परेशानियां आकर्षित करेगा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपने ध्यान को ही नहीं बल्कि अपने शब्दों को भी इंटेलिजेंटली चुनना होगा। डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ की एक इनसाइट इस बात को खूबसूरती से समझाती है। वो कहते हैं कि जब भी हम कहते हैं आई एम नॉट, तो हम एक नेगेटिव रियलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके बिल्कुल उलट आई एम यानी मैं हूँ, ये इस पूरी दुनिया के 2 सबसे ताकतवर शब्द हैं। सबसे ताकतवर। जो भी चीज आई एम के बाद आती है वो हमारी रियलिटी बनने लगती है। जैसे अक्सर लोग कैजुअली बोल देते हैं आई एम टायर्ड या आई एम ब्रोक, तो ये यूनिवर्सल माइंड एक वफादार सर्वेंट की तरह सुनता है और कहता है जो हुक्म, और फिर वो थकान या गरीबी और ज्यादा हकीकत बन जाती है। लोग लिटरली अपनी ही लाइफ को कैजुअली कर्स कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि चार्ल्स हेनल ने एक बेहद पावरफुल अफर्मेशन पे जोर दिया था। वो कहते थे कि हमें रोज ये डिक्लेयर करना चाहिए आई एम होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस एंड हैप्पी। इन शब्दों में एक अलग ही रेजोनेंस है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एनर्जी फील्ड को कमांड देना है। हेनरी फोर्ड की वो लाइन यहाँ कितनी एक्यूरेट बैठती है, चाहे कोई सोचे कि वो कर सकता है या कोई सोचे कि वो नहीं कर सकता, दोनों ही सूरतों में वो बिल्कुल सही है। जो कि दोनों ही स्थितियों में इंसान का अपना विश्वास और उसका आई एम स्टेटमेंट ही उसकी रियलिटी डिक्टेट कर रहा है। ये सच में डीप है। दिन भर में ऐसी कितनी बातें हैं जहां लोग आई एम सिक ऑफ दिस बोलकर उन्हीं चीजों को हकीकत बना रहे हैं। तो पास्ट को छोड़ना और आई एम स्टेटमेंट्स का कॉन्शियसली इस्तेमाल करना एक नया जीवन लिखने जैसा है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। आई एम को कॉन्शियसली यूज करने के लिए पता होना चाहिए कि माइंड में चल क्या रहा है, और ज्यादातर टाइम हम ऑटो पायलट पर होते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और यहाँ एंट्री होती है जागरूकता की, प्योर अवेयरनेस की। माइकल बर्नार्ड बैकविथ ने इसके लिए एक बहुत सिंपल मंत्र दिया है, रिमेंबर टू रिमेंबर, यानी याद रखने की याद रखें। उनका कहना है कि दिमाग एक बेकाबू स्टीम ड्रेन की तरह है, कभी अतीत के रिग्रेट्स में चली जाती है तो कभी फ्यूचर के डर में। जब तक इंसान उस ट्रेन की लगाम कॉन्शियसली अपने हाथ में नहीं लेगा, वो वहां नहीं पहुंच सकता जहां वो जाना चाहता है। ये बेकाबू ट्रेन वाली इमेज बहुत रिलेटेबल है, लेकिन डेली लाइफ के केओस में उस ट्रेन को रोकने का प्रैक्टिकली तरीका क्या है? हम प्रेजेंट में वापस कैसे आए? अपनी पावर को ट्यून करने का अकेला तरीका प्रेजेंट मोमेंट में वापस आना है, और यूनिवर्स हमें बार बार प्रेजेंट में वापस लाने के लिए एनवायरनमेंट के थ्रू छोटे छोटे इशारे देता रहता है। ये इशारे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हाथ से चाबियों का अचानक गिर जाना, बाहर ट्रैफिक में कोई लाउड हॉर्न बजना, अचानक एक सायरन की आवाज आना, और हम इन चीजों से इरिटेट हो जाते हैं। हाँ, पर हम इन्हें माइंडफुलनेस बेल्स की तरह यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ हो, इंसान को खुद को 1 सेकंड रोक कर पूछना चाहिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं अवेक हूँ? जैसे ही हम खुद से ये सवाल पूछते हैं, हम तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में लॉक हो जाते हैं। इरिटेशन को अवेयरनेस के टूल में बदलना, ये एक एक्शनेबल इंसाइट है। लेकिन इस प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, जो है सेल्फ लव। अक्सर लोग प्रेजेंट में आते तो हैं, पर खुद को जज करने लगते हैं। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर एक इंसान लगातार खुद से परेशान है, खुद की कमियां निकाल रहा है, तो वो बाहर से प्यार और अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर सकता है? लोग शीशे में देखते हैं और कंप्लेन करते हैं, ये हैवी सेल्फ जजमेंट फ्रीक्वेंसी को सीधा जमीन पे गिरा देता है। असल सेल्फ लव का मतलब है अपने अंदर की उस लाइफ प्रेजेंस पर फोकस करना जो हमें सांसें दे रही है। जब कोई उस परफेक्शन को एक्नॉलेज करता है, तभी वो यूनिवर्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर पाता है। एकदम पॉइंट पर। तो अगर हम इस सारी चर्चा को कनेक्ट करें, तो अवेयरनेस और अनकंडीशनल सेल्फ लव, यही वो मास्टर कीज हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी को सबसे ऊंचे लेवल पर सेट करती हैं। चलिए अब हम इस डीप डाइव के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आज हमने देखा कि कैसे ये ठोस दिखने वाली दुनिया असल में सिर्फ वाइब्रेटिंग एनर्जी है। हमने उस अनंत यूनिवर्सल माइंड को समझा जहां यूनिवर्स का सारा ज्ञान पहले से मौजूद है। हमने देखा कि वननेस क्या है और कैसे कंपटीशन में पड़ना दरअसल एक डिल्यूजन है।
फिर हमने पुरानी पास्ट स्टोरीज को ड्रॉप करके आई एम की इमेंस ताकत को समझा और अपने दिमाग की ट्रेन को प्रेजेंट में रोकने के तरीके डिस्कस किए। इन सभी बातों से एक पावरफुल सच्चाई निकल कर आती है कि ह्यूमन पोटेंशियल की सच में कोई सीमा नहीं है, हम शाश्वत ऊर्जा है। के साथ इस्तेमाल करना ही असल फ्रीडम है। इस पूरी क्वांटम और स्पिरिचुअल मैकेनिक्स को समझने के बाद क्लियर हो जाता है कि लाइफ हम पर नहीं हो रही है, लाइफ हमारे जरिए रिस्पॉन्ड कर रही है। हम ही रियलिटी के आर्किटेक्ट्स हैं। बिल्कुल सही। और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक आखिरी बेहद पावरफुल विचार यहाँ छोड़ना चाहते हैं। लिजा निकल्स ने एक बहुत प्रोफाउंड बात कही है। उनका कहना है कि हम सब अपनी किस्मत के, अपनी लाइफ स्टोरी के डिजाइनर और ऑथर खुद हैं। हमारी जिंदगी की किताब का पेन बिल्कुल हमारे हाथ में है। अगर इस वक्त हर एक गुजरते सेकंड में हमारे विचार हमारी आगे की कहानी लिख रहे हैं, तो जरा सोचिए, अब जब ये डीप डाइव यहाँ खत्म होगी, जब ये आवाज बंद होगी और शांति आएगी, तो आपके माइंड का अगला विचार इस कहानी का कौन सा नया पन्ना लिखने वाला है? क्या वो विचार एक पुराने चैप्टर का रेपिटेशन होगा या एक बिल्कुल नए मास्टरपीस की शुरुआत? इन्हीं सवालों के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखते रहिए। अलविदा।